हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित नया नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं एक जानकारी दे दूं आप लोगों को कि मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूं, मैं सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में अपलोड करते जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना, मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम लोग पहले पढ़े थे, इससे पहले वाला वीडियो हम लोग उसमें पढ़े थे एब्डोमेन एपी सुपाइन व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। मैं टोटल प्रोजेक्शन के बारे में, टोटल पोजीशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा अपने वीडियो में। जितना भी एक्सरे का प्रोजेक्शन है सारा मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं सीटी स्कैन का प्रोजेक्शन जो होता है मैं सारा आप लोगों को समझाऊंगा और बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मैं जो भी अपने तरफ से हो सकता है वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए, आज हम लोग समझेंगे इंडिकेशन के बारे में एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन का। पहला है डेमोन्स्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन। मैं बता दूं कि डेमोन्स्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि पैसेज वे में ब्लॉक हो जाना, है ना। मान लीजिए कि आपका कोई भी ऐसा बॉडी के अंदर सिस्टम है जो कि पैसेज जो है वो ब्लॉक हो गया। जैसे कि इंटेस्टाइनल पैसेज है, तो वो अगर ब्लॉक हो गया तो उसको हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका ब्लॉक हो गया तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया बॉडी में, है ना, कहीं पे अगर आपका बॉडी के एब्डोमेन एरिया में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यानी कि उसमें पैसेज वे में ब्लॉकेज आ गया, तो फिर डॉक्टर एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन को पर्ची पे लिखते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में फुल आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद है परफोरेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परफोरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को परफोरेशन का मतलब बताया था कि किसी भी बॉडी का ऑर्गन के दीवार में छेद हो जाना, है ना, छेद हो जाता है तो उसको हम लोग परफोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परफोरेशन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के किसी भी दीवार के माध्यम से जो है ये विकसित होता है ना। किसी भी कोई अंग है, शरीर का कोई अंग है तो उसके दीवार के माध्यम से ये विकसित होता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, पित्ताशय हो गया आपका, है ना, गॉल ब्लेडर वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में ये परफोरेशन देखने को मिलता है। तो डॉक्टर एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं ट्यूमर, है ना। ट्यूमर का कंडीशन अगर है तो एब्डोमेन एपी व्यू प्रोजेक्शन लिखा जाता है। इंडिकेशन ये थर्ड है आपका ट्यूमर। फोर्थ इंडिकेशन है फॉरेन बॉडी डेफॉर्मिटी। डेफॉर्मिटी का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एबनॉर्मेलिटी, है ना। एब्डोमेन के एरिया में, इस एरिया में अगर एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है कहीं पे तो फिर ये इंडिकेशन अगर दिखता है, एबनॉर्मेलिटी दिखता है, डिफॉर्मिटी दिखता है, तो फिर डॉक्टर एब्डोमेन एपी इरेक्ट व्यू प्रोजेक्शन को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका फिफ्थ इंडिकेशन, लास्ट इंडिकेशन है अदर पैथोलॉजीज, ठीक है। मतलब कोई अन्य बीमारी अगर एब्डोमेन की एरिया में आपको डॉक्टर देखते हैं, आपके डॉक्टर अगर आप देखते हैं कि कोई अन्य बीमारी है तो फिर उस कंडीशन में भी, उस इंडिकेशन में भी एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि इंडिकेशन क्या है एब्डोमेन इरेक्ट एपी व्यू का। अब हम लोग पेशेंट पोजीशन के बारे में समझते हैं कि पेशेंट पोजीशन क्या है ना, कैसे देते हैं। एक पेशेंट को इस तरह से जो है एब्डोमेन एपी इरेक्ट व्यू प्रोजेक्शन का पोजीशन जो है इस तरह से दिया जाता है, जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है पेशेंट पोजीशन में। पहला पॉइंट है दिया हुआ कि द पेशेंट
द पेशेंट स्टैंड विथ फेसिंग हिज बैक टूवर्ड्स द वर्टिकल इमेज रिसेप्टर, यानी कि पेशेंट को खड़ा करना है ना, वर्टिकल इमेज रिसेप्टर के और फेस किधर होना चाहिए, तो एक्सरे ट्यूब की ओर होना चाहिए, है ना, और वर्टिकल इमेज रिसेप्टर की ओर पीठ होना चाहिए, ठीक है, और आपका एब्डोमेन एरिया क्या होना चाहिए, एक्सरे बीम की ओर होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरह से पोजीशन देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द बोथ आर्म्स एंड फोर आर्म रिलैक्स एट द साइड, यानी कि जो आपका दोनों आर्म है और फोर आर्म है वो रिलैक्स होना चाहिए एक साइड में। इसके बाद फिर द मीडियन सेजाइटन प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द आई आर, है ना, यानी कि जो है मीडियन सेजाइटन प्लेन जो है, ये जो मीडियन सेजाइटन प्लेन है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मीडियन सेजाइटन प्लेन जो है, मीडियन सेजाइटन प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए आई आर के, परपेंडिकुलर होना चाहिए आई आर के, मतलब इमेज रिसेप्टर के। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पे ये इमेज रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, मीडियन। इसके बाद जो है नेक्स्ट है द ASIS, यहाँ पे ASIS हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ASIS हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको ASIS बोलते हैं। इसका पूरा नाम है एंटीरियर सुपेरियर इलियाक स्पाइंस शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये जो पोजीशन है एंटीरियर और सुपेरियर जो इलियाक स्पाइंस का जो पोजीशन है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को क्या करना है, शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे देना है, एकदम बराबर दूरी पे देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं कि ए रेडियोग्राफ इज टेकन इन अरेस्टेड रेस्पायरेशन फेज, यानी कि एक रेडियोग्राफर का ये वर्क होता है कि अगर आप किसी पेशेंट का एक्सरे ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको रेस्पिरेशन फेज के बारे में समझाएं कि कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट सेंट्रल रे के बारे में। आई होप कि आप लोग को पेशेंट पोजीशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द हॉरिजेंटल रे इज सेंटर्ड ऑन द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द इलियाक क्रेस्ट, यानी कि जो हॉरिजेंटल रे है, यानी कि जो हॉरिजेंटल क्षैतिज किरण जो है ना, ये सेंटर्ड होना चाहिए मिड लाइन के लेवल ऑफ द इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, इलियाक क्रेस्ट का एरिया मैंने आप लोग को बताया था कि जो हिप का जो एरिया होता है, जो हिप होता है पेल्विस में, जो हिप होता है ना, तो इलियाक क्रेस्ट मतलब इलियाक जो पोर्शन होता है, हिप जो टर्न होता है, मतलब मूव जो होता है, मुड़ा हुआ भाग जो होता है, उसी को हम लोग इलियाक क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए यहाँ पे वीडियो में गोनेडल शील्डिंग के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि गोनेडल शील्डिंग क्या है। तो प्लेस लीड शील्ड ओवर द पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स, है ना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कवर करने के लिए हम लोग इस शील्ड का यूज करते हैं, गोनेडल शील्डिंग का यूज करते हैं। ये जो है बात है कॉलिमेशन जो होना चाहिए वो टू एब्डोमेन साइज होगा। इमेज रिसेप्टर साइज कितना होना चाहिए, तो 35 गुने, है ना, 43 सेंटीमीटर, मतलब 35 से 43 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका इंच में बात करें तो 14 इंटू 17 इंच होना चाहिए, यानी 35 गुने 43 सेंटीमीटर होना चाहिए इमेज रिसेप्टर साइज, और 14 गुने 17 इंच होना चाहिए, या फिर 14 गुने 17 इंच होना चाहिए। ओरिएंटेशन ऑफ आईआर की बात करें तो पोर्ट्रेट होगा। इसके बाद फिर मार्कर की बात करते हैं हम, तो मार्कर जो है आर एंड एल मार्क इन द कैसेट, है ना, कैसेट पे आर और एल मार्क होना चाहिए। एक्सपोजर फैक्टर की बात करें तो 75 kV होना चाहिए और 35 to 40 मास होना चाहिए, ठीक है। मास का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था मिली एम्पियर सेकेंड। FFD जो है फुल्ली फोकल डिस्टेंस होगा, इसका मतलब फुल्ली फोकल डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप लोग SID का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट करके, जी हाँ, SID का फुल फॉर्म जरूर कमेंट कीजिएगा। अब है बक्की ग्रिड जो है ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, बक्की या फिर ग्रिड, है ना, ये रिक्वायर्ड होना चाहिए, इसका यूज किया जाता है, ग्रिड का यूज किया जाता है इस कंडीशन में। अब है नोट पॉइंट में पेशेंट शुड रिमूव एनी मेटल एंड अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि पेशेंट को, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसके कमर के पोर्शन में हो या फिर एब्डोमेन के पोर्शन में हो, है ना। तो पेशेंट को चाहिए कि रिमूव कर ले एनी मेटल, यानी कि कोई भी धातु का सामान अगर है तो उसे रिमूव कर दे, हटा दे, और या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो उसको हटा दे। ये एक रेडियोग्राफर का भी काम होता है कि एक पेशेंट को इतना चीज़ वो बताएं, है ना।
तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं अब अगला वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।